नमस्कार दोस्तों। पंजाब हरियाणा सीमा पर आंदोलनकारी किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। 13 फरवरी वो तारीख थी जब पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए अपने अपने जिलों से, अपने अपने तहसीलों से, अपने अपने गांवों से रवाना हुए थे। लेकिन उन्हें पंजाब हरियाणा की सीमा पर, शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर रोका गया। किसानों ने अपनी जत्थेबंदियों के आदेश या ऐलान के बाद वही मोर्चा गाड़ लिया, वही मोर्चेबंदी कर ली। लेकिन दिल्ली कूच पर अड़े रहे और उस बीच केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी रहा। लेकिन उस बीच ऐसी भी कोशिशें हुई, जब किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे तब कई बार आंसू गैस के गोले चलते रहे। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और वो तारीख भी जब 21 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के दिन किसानों के जत्थों पर आंसू गैस के गोले चले। लेकिन अब किसान अपनी जगह टिके हैं। सरकार से संवाद का कोई रास्ता नहीं है। सरकार से केंद्र के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। तो अब कई सवाल है कि किसान नेताओं के, किसानों के इस आंदोलन का क्या होगा अंजाम। जो किसान 22 दिनों से बैठे हैं, वो कब तक किसान बैठे रहेंगे मोर्चे पर। अगर मोदी सरकार ने किसानों की बातें नहीं मानी, मांगे नहीं मानी, जो एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें को लागू करने की मांग, कर्जे माफी की मांग, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय, जिन किसानों को अजय मिश्र टेनी के बेटे की गाड़ियों के नीचे कुचला गया, उन्हें न्याय, इंसाफ, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और नौकरी, ऐसी बहुत सारी मांगों की लिस्ट है। क्या वो मांगे सरकार मानेगी? और अगर नहीं मानेगी तो कब तक ये किसान बैठे रहेंगे? ये बहुत सारे सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि अब किसी भी 7-8 दिनों के भीतर, किसी भी दिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा के चुनाव की तारीख मुकर्रर हो जाएगी। उसके बाद बातचीत का दौर भी थम जाएगा। तो फिर क्या किसान लोकसभा चुनाव तक, अगले 2.5-3 महीने, 2 महीने तक क्या ऐसे ही शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, हाईवे पर 4-5 किलोमीटर कतारबद्ध होकर बैठे रहेंगे? इस बीच ये भी हुआ कि किसान नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया कि हम दिल्ली कूच करेंगे ट्रेन और बसों से। किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि 6 मार्च को किसान, देश भर के किसान, हालांकि उसमें कहां के किसान आते अलग बात है, कि बसों और ट्रेनों से दिल्ली आएंगे। यह भी कहा गया कि 10 मार्च को हम ट्रेन रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब किसान का ट्रेन रोको आंदोलन भी। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं कि अगर सरकार से बातचीत का दरवाजा नहीं खुलता है तो ये किसान और किसान नेता क्या करेंगे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ये हजारों किसान जो हजारों ट्रैक्टर्स के साथ आ गए, कहीं फंस गए? इसी मुद्दे पर, इसी को समझने के लिए मैं कई किसान नेताओं को मैंने आमंत्रित किया, जो स्क्रीन पर, जिनको आप हमारे साथ देखेंगे। आप स्क्रीन पर, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा एक एक करके सभी किसान नेताओं को लाएं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आज सुबह की तस्वीर है, जो अभी हमारे सहयोगी ने दिखाया, जो आज खनौरी बॉर्डर पर आज सुबह की तस्वीर है। 4 किसान नेता हम हमारे साथ हैं। क्योंकि ये जो मोर्चा है, ये जो लड़ाई है किसानों की, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व जो किसान नेता कर रहे हैं, उनमें से 4 नेताओं को, अहम किरदारों को मैंने आज आमंत्रित किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक के सबसे बड़े चेहरे हैं, आंदोलन में अग्रणी भूमिका में है। अभिमन्यु कोहार खनौरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। अमरजीत मोरी साहब हैं, जो लगातार खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी जत्थेबंदियों के साथ सक्रिय हैं और इस मोर्चेबंदी के एक अहम किरदार हैं। और लखविंदर सिंह औलख साहब, जो खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसान नेताओं की लामबंदी के साथ इस आंदोलन को धार देने में जुटे हुए। 4 अहम किसान नेताओं के साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं बीच में, ये आज सुबह की तस्वीर है खनौरी बॉर्डर की। और ये ये तस्वीर है शंभू बॉर्डर की। और उसके बाद एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आज सुबह की खनौरी बॉर्डर की तस्वीर है। क्योंकि मैंने जानने की कोशिश की क्या 22 दिनों तक किसान वैसे ही बैठे हैं सड़कों पर, NH-44 जो शंभू बॉर्डर वाला NH-44 है, और ये कब तक बैठे रहेंगे, सवाल यही है। हालांकि ये सवाल तब भी पूछा गया था जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आ गए थे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से, और बैठे रह गए थे 378 दिन तक, करीब करीब 13 महीनों तक। गए तभी थे जब सरकार झुकी, गए तभी थे जब मोदी को कहना पड़ा राष्ट्र के नाम संबोधन में कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई और कृषि कानूनों की वापसी हुई। लेकिन जो वादे मोदी सरकार ने किए थे आंदोलन की वापसी के वक्त, उन्हीं वादों की याद दिलाते हुए, उन्हीं वादों को पूरा करने का दबाव बनाने के लिए आंदोलनकारी किसान
यूं फिर सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, अब आपने कॉल दिया है कि 6 मार्च को बसों और ट्रेनों से दिल्ली कूच करें, और दूसरा आपने कॉल दिया कि 10 मार्च को ट्रेन रोकने का ऐलान। तो इस कॉल पर भी समझें, और सबसे बड़ी बात कि क्या होगा अब आगे, सरकार से कोई संवाद का रास्ता नहीं है या है तो आप बताएं, और ऐसे 6 मार्च को बसों और ट्रेनों से दिल्ली कूच के ऐलान का मतलब क्या है? आपने जो बात कही कि आपने जो हमारी तरफ से 6 का दिल्ली कूच बसों और ट्रेनों के माध्यम से आने का जो ऐलान किया गया, या हमने जो 10 तारीख को ट्रेन रोकने का जो ऐलान किया गया, उसका एक ही अर्थ है कि देखिए, सरकार बार बार हमें ये कहती है कि आप अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली वहीं पे छोड़ें और दिल्ली में आए और आपको दिल्ली में बिठाएं और आप दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन अपनी अपनी बात करें। तो ये तो क्लियर है कि देखिए, जितने सारे लोग यहाँ पे, जैसा मौसम है, जैसा माहौल बनता है, लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली उनका घर होता है, उनका पूरी व्यवस्था होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर नहीं आने देना चाहती सरकार। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर किसानों का वहां पे आकर अपना धरना प्रदर्शन करना पॉसिबल नहीं होता। तो लेकिन फिर भी हमने ये कहा, ठीक बात है, अगर आप ये चाहते हो हम यहाँ पे बैठे हैं, उतनी देर देखते हैं आप अपनी बात पर कितने खरे उतरती है सरकार कि हमारे अदर स्टेटों से जो भाई जिनको पहले भी रोका गया, देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर तो पंजाब का किसान निकला था, राजस्थान का ट्रैक्टर के ऊपर किसान निकलने का प्रयास कर रहा था, हरियाणा का किसान ट्रैक्टर लेकर निकलने का प्रयास कर रहा था। अदर स्टेटों वाले भाई तो ट्रेनों पे ही आ रहे थे पहले भी, और उनको कहीं किसी को मध्य प्रदेश भोपाल के स्टेशन पे रोककर उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। किसी को यहाँ दिल्ली में जो पहुंचे किसान, उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया। जो हमारे उड़ीसा से आने वाले साथी थे, उनको रास्ते से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं सरकार कैसा ये हमारे साथ अपनी जो कही हुई बात पर कितनी खरी उतरती है। तो ये 6 का जो हमने प्रोग्राम दिया, 6 का ही नहीं है, 6 से शुरू करेंगे। कोई 6 को भी आ सकता है, कोई 7 को भी आ सकता है, कोई 8 को भी आ सकता है, वहां धरना चलाएंगे हम। दूसरी जो आपने 12 तारीख की, आपने 10 तारीख की कॉल की बात कही है ट्रेन रोको की, ये देखिए, सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब रोज ये चैनल पे आकर बोल देते हैं, टीवी के ऊपर बोल देते हैं कि देखिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान बातचीत से ही मसला हल होगा किसानों का, बातचीत में आए बैठे। ये कोई उनका टीवी के माध्यम से मैसेज देना और किसी तरह का कोई चिट्ठी पत्र, कोई किसी तरह का आमंत्रण किसानों को ना देना, ये क्लियर करता है कि सरकार की मंशा केवल आंदोलनकारियों को बदनाम करने की है। हमारा कोई पर्पज नहीं है किसी तरह का कोई रास्ता रोकना। आपने पहले भी अंजुम जी देखा कि हम रास्ते पे आ रहे हैं, आराम से अपने रास्ते पे आ रहे हैं, तो रास्ते तो सरकार ने रोके और हमें वहां पे बैठना पड़ा। अब ये जो हालात है, सरकार इस हालात को और भी जानबूझकर खराब कर रही है। तो मजबूरन किसानों को ये कॉल देनी पड़ रही है कि हम रेलवे ट्रैक पे धरना देंगे। भाई, अगर आपको आप किसानों के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो और इसी तरीके से आप किसानों के साथ विचर रहे हो, तो इसका मतलब हमारा ये कतई नहीं कि हम किसी लोगों को परेशान करना हमारा कोई मंतव्य है। हमारी मांग, जो आपने एक बात कही थी कि कब तक किसान बैठेंगे, देखिए आंदोलन शुरू किया है, हमारी मांग नहीं है, हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स है, उनके ऊपर आंदोलन शुरू हुआ है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार हमारी बात को, हमारे साथ किए हुए वायदों को आज पूरा कर दे। हमें ना तो ट्रेन रोकने की कोई भावना है, ना हमारा दिल्ली जाने की कोई जिद है, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। लेकिन सरकार करे तो सही, आंदोलन समाप्त करवाना तो सरकार के हाथ में होता है। सरकार जब भी हमारी बात मान लेगी। एक सवाल डल्लेवाल साहब आपसे है कि भाई, जैसे आपने कह दिया कि 6 मार्च को बसों और ट्रेनों से दिल्ली कूच करेंगे,
तो भाई ऐसे तो होगा नहीं। हो सकता है वो भी आपको रोके फिर दिल्ली कूच से। कितने क्या जो किसान वहां खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या वो सारे किसान शंभू बॉर्डर वाले कहीं पटियाला से या चंडीगढ़ से या कहां से सवार होकर दिल्ली कूच करेंगे? ये प्लान क्या है? इस ऐलान के पीछे क्या तैयारी है? क्या कैसे करना चाहते हो ये जरा समझ में आए। देखिए और सरकार नहीं करने देगी भाई, हजारों लोग, फिर आपको रोका जाएगा दिल्ली कूच के पहले इस तरह नहीं, के ऐलान आप अगर करना अजीत चाहेंगे। जी, अजीत जी, यही तो बात है। सरकार रोज बदनाम करती है चैनलों के माध्यम से कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़े जाएं, किसान शंभू बॉर्डर से जाएं, किसान पटियाला से जाएं, किसान चंडीगढ़ से जाएं, किसान भोपाल से आए, किसान कहीं और से भी आए। अगर किसान आएंगे, आपने जो जब ये कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ना लेकर आओ, ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर अगर किसान जाएंगे तो फिर रोकने का क्या औचित्य बनता है जी? फिर तो सरकार का चेहरा और भी सामने आएगा देश के, कि सरकार कहती कुछ और है लेकिन वास्तव में करती कुछ और है। ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि भाई आपने वायदा किया, आपने हमें कहा कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर आए, और हमारे साथी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर और माध्यम से, और कोई ट्रेनों के माध्यम से, कोई बसेज के माध्यम से, कोई पैदल अगर आना चाह रहा है तो आप उनको क्यों रोक रहे हो? ये तो सरकार पे है ना बात। नहीं लेकिन तो हम आके तो क्या करेंगे? आके क्या करेंगे? जैसे मान लो आप ट्रेनों से कह रहे हैं, ट्रेनों और बसों से दिल्ली कूच करे किसान, क्या मतलब उस कूच में क्या, कहां जाएंगे दिल्ली में? क्या भाई देखिए, कुछ सोचा हमारा होगा ना कि भाई हमने एक वहां पे, किसान है और दिल्ली में कहां जाए? वो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा दिल्ली कूच के उस तरह से बसों ट्रेनों से आने अजीत का? जी, अजीत जी, हमारा ऐलान था कि हम जंतर मंतर पे जाकर अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। सरकार को पहले दिन से ये सूचना थी। और जो धरना प्रदर्शन वहां अगर हमें नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज को नहीं जाने देना चाह रहे, तो जो साथी पैदल आएंगे वो वहीं बैठकर हमारा प्रोटेस्ट, रेगुलर प्रोटेस्ट, उसी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों के ऊपर सीरियस होकर हमारे साथ किए हुए वायदों को पूरा नहीं करती। तभी तक बैठना पड़ेगा, वहां पर बैठेंगे जी। तो सरकार के ऊपर मैंने पहले ही कहा है कि हमारा वहां पे कोई किसी तरह की शांति भंग करना हमारा निशाना नहीं है, किसी तरह की पॉलिटिक्स करना हमारा कोई निशाना नहीं है। हमारा निशाना केवल हमारे मुद्दे, हमारे साथ किए हुए सरकार के वायदे, उनको सरकार पूरा कर दे। तो हम वहां दिल्ली भी बैठने की हमारी क्या क्या हमारे कुछ जेद थोड़ी है कि हम दिल्ली जाकर बैठेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल वही है कि क्या सरकार या सरकारी महकमा तंत्र आपको दिल्ली आने देगा? क्योंकि भाई इस कूच में अगर आप कहेंगे कि हजारों लोग के साथ दिल्ली पहुंचे तो जाहिर है फिर रोकने की कोशिश होगी। लेकिन अब सवाल वही उठता है कि यहाँ से आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। हमारे साथ दो और खास मेहमान है, वैसे अभिमन्यु कुहाड़ भी है, लेकिन सबसे पहले अब अमरजीत मोड़ी साहब आपके पास। अमरजीत मोड़ी साहब, ऐसा लगता है कि अब किसानों के पास या किसान नेताओं के सामने भी कुछ स्थिति विचित्र हो गई है कि आगे बढ़ चुके हैं, न लौटा जा रहा है और न आगे बढ़ा जा रहा है। तो आप इस तरह का कॉल जरूर दे रहे हो, लेकिन आपको पता है कि अब आगे का रास्ता अनिश्चित है, क्योंकि अब 7-8 दिन के भीतर या 10 दिन के भीतर अधिकतम चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर सरकार स्टैंड स्टिल, बातचीत होगी नहीं। तो बातचीत का जो 4 दौर हुआ, अब वो बातचीत का दौर अनिश्चितता की तरफ है। तो फिर सवाल वही उठेगा, तो क्या किसान हुए 2.5-3 महीने तक मई आखिर तक बैठे रहेंगे? कि अंजुम जी, हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली जाना है, या सरकार हमारी बात मान ले। कोई फंसने वाली बात नहीं है। वो उत्साह किसानों के अंदर पूरे जोर के साथ है। आप चाहे किसी तरह की भी कोई कॉल देंगे, हम सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनेगा, दबाव भी बनाएंगे। ठीक है, पूरे देश के किसान, हरियाणा पंजाब के किसान जहां बॉर्डरों को मजबूत करेंगे और पूरे देश का किसान पैदल या ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। फंसने वाली कोई बात नहीं है, रणनीति है। हर वक्त चेंज करनी पड़ती है। और हम कहते हैं कि सरकार कब तक रोकेगी? क्या ये इतने बैरिकेड लगाकर सरकार के जो लोग हैं कब तक बैठे रहेंगे? जब भी खुलेगा, जहां हमारा 13 महीने का एक्सपीरियंस पहले है, अब भी हम जब खुलेंगे बैरिकेड, सरकार खोलेगी, हम फिर जाएंगे दिल्ली, ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे।
लेकिन जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांगे हैं, वो हमें मनवाने के लिए जैसे पहले हमने एक लंबा आंदोलन लड़ने का अभ्यास भी हमारे पास है। आज भी हर एक बॉर्डर, दोनों बॉर्डरों के ऊपर जहाँ ट्रॉलियां गिनती 200 के आसपास बढ़ गई है, वो खनौरी बॉर्डर की है, चाहे शंभू बॉर्डर की है, और तीसरा बॉर्डर डब वाली भी वहां पर ट्रैलियां जा चुके हैं। किसान वहां पर भी मजबूती के साथ मोर्चा लगाए हुए हैं। बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कमजोरी वाली बात नहीं है, किसी तरह से कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई फंसने वाली बात नहीं है। फंसेगी तो सरकार। सरकार को जहां 2 साल के अंदर हमारे साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए, अब समय के ऊपर है, अब भी उनके पास समय है, आज भी है उनके पास, चाहे 8 दिन है, 10 दिन है, वो तो सरकार जाने कितना समय है। वो हमारी जो मांगे हैं पूरी कर दे। किसानों को जरूरी जिद थोड़ी है कि हमने दिल्ली जाना है। हमारी मांगे जहाँ पूरी हो जाती हैं, हम अपने वापसी घर चले जाएंगे, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर सरकार सोचती है या लोग सोचते हैं, अगर हमें फंसे हुए हैं, फंसी हुई तो सरकार है। ये बैरिकेड कब तक सरकार लगाएगी? जब खोलेगी तब दिल्ली जाएंगे। ठीक है, हम तोड़ भी सकते थे, लेकिन जो नैरेटिव सरकार ने सेट कर रखा था, जो परसेप्शन बनाई हुई थी कि जाने ही नहीं देना, वहां पर गोलियां चलाएगी। वो शंभू बॉर्डर के ऊपर भी गोली चली है, एक लड़के की हाथ में लगी है, मर्दापुर का लड़का है शंभू के पास का, वहां पर हमारे साथी को शुभकर्ण को गोली लगी है। लेकिन इस स्थिति में जब फोर्स लगा दी, 70,000 फोर्स वहां पर लगा दी है, कब तक लगाएंगे ना? कब तक ऐसा माहौल पैदा रखे? देखते हैं, सरकार हारती है, थकती है, तो हम हारते हैं, कि हम फंसते हैं। फंस तो सरकार गई है कि वहां पर इन्होंने सोचा डराएंगे, धमकाएंगे, गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाएंगे, छावनी के तब्दील कर देंगे और लोग डरेंगे, वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, पूरा सहयोग लोगों का हमारे पास है, और बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा से हजारों की गिनती के अंदर लोग वहां पर जाते हैं, और कोई भी कॉल देंगे, बड़ी सफलतापूर्वक वो कामयाब होगी। और हम इंतजार करेंगे सरकार का, कब ये बैरिकेड वो खोलेगी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी खोलेंगे हम दिल्ली जाएंगे, या वो हमारी मांगे पहले मांगे उससे। इससे पहले कोई भी किसी तरह की समस्या हमें नहीं है। डल्लेवाल साहब, मैं अभिमन्यु कोहाड़ और औलख साहब के पास आने से पहले डल्लेवाल साहब एक चीज बताएं कि जब 21 फरवरी को दिल्ली कूच का जिस दिन आपका ऐलान था, और उसके बाद सुबह 10:30 से 11 बजे तक अर्जुन मुंडा ने, कृषि मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और उसके बाद आपकी तरफ शर्त रखी गई आपकी तरफ से कि बातचीत तभी होगी जब बातचीत का एजेंडा एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी बातचीत के एजेंडे में शामिल हो। उसके बाद से मैं जानना चाहता हूँ, लोग भी जाने, क्या उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई संदेश, कोई संकेत, कोई बैक चैनल बातचीत, कहीं से कोई बातचीत है? क्योंकि अगर कृषि मंत्री ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कहीं कोई कोशिश कोई हुई, या एकदम अंधेरा है, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है सरकार की तरफ से? देखिए अंजुम जी, 21 तारीख को जब ट्वीट आता है, उसमें ट्वीट में जो देखिए हमारी डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार हमें। हम ये चाहते थे कि सरकार अपनी मंशा क्लियर करते हुए ही हमें बैठक का आमंत्रण दे। जब तक सरकार की मंशा नहीं क्लियर होती कि सरकार क्या हमें एमएसपी की गारंटी का कानून देने के लिए तैयार है, तो चर्चा में बैठे। अगर वो देने को तैयार ही नहीं, तो चर्चा में बैठने का क्या उचित बनता है? तो उसके बाद आज तक सिर्फ इतनी बात आ रही है, माननीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी की ओर से रोज टीवी के ऊपर आकर बोल देते हैं कि देखिए हम तो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत से ही मसले का हल होगा। अरे भाई, आप बातचीत की बात तो करते हो, लेकिन केवल टीवी पे करते हो। आज तक उसके बाद आपकी ओर से कोई इनविटेशन नहीं आया, कोई लेटर, कोई पत्र ऑफिशियली हमें लेटर दें, हम उस लेटर के ऊपर चर्चा करें और आप बैठक का रास्ता खुले। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार केवल किसानों को बदनाम करने के ऊपर तुली हुई है कि इनको किस तरीके से बदनाम किया जाए। टीवी के माध्यम से ये बोल देते हैं कि देखिए हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए, किसान मना कर रहे हैं। भाई, किसानों ने कब मना किया? किसान तो ये कह रहे हैं कि आप हमें बिल्कुल क्लियर कट ऑफिशियली लेटर भेजकर हमें आमंत्रित करें, हम आपके साथ बातचीत के लिए। कभी भी किसान भागता नहीं,
ना तो किसान सड़क पे पीछे हटेगा, ना किसान टेबल पे पीछे हटेगा। कहीं पे भी किसान अपनी बात रखने में कमजोर नहीं है, सक्षम है। एक बार बात तो करें, बात जी। नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब अब बदनाम करने का ही उनका ये तरीका लग रहा है मुझे। अभिमन्यु कोहाड़, जैसे बातचीत का रास्ता अब पांचवी दौर की बातचीत या पांचवें राउंड की बातचीत का कोई रास्ता अभी दिख नहीं रहा। सरकार को लग रहा होगा कि 5-7 दिन 8 दिन में जब भी आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद तो फिर ये बातचीत पता नहीं अधर में चुनाव तक रह जाएगी। अब सामने सवाल उठता है कि आप लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर की आज सुबह की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखाए, आज सुबह की जो तस्वीर है खनौरी बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जहां आप बैठे हैं। अब अभी जैसे पिछली बार भी हुआ था कि मौसम बदलता है, अब गर्मी शुरू होने वाली, अभी जाड़ा था और उस समय ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो किसान आए थे वो सोचकर आए होंगे 2 4 5 दिन 10 दिन में हम दिल्ली पहुंचेंगे, अब 22 दिन हो गया। तो क्या फिर से उसी तरह से जैसे दिल्ली की सीमाओं पर हुआ था, क्या पक्के मोर्चे की आप लोग तैयारी करके बैठ जाएंगे या बैठेंगे कि चाहे हमें 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बैठना पड़े? क्या सोच रहे हो आप लोग? क्योंकि सरकार ने बिठाया पहले किसान आंदोलनकारी किसानों को 13 महीने, तो उन्हें भी अभ्यास है। और पहले तो फिर भी उनको चिंता थी कि दिल्ली की चारों तरफ किसानों की मोर्चेबंदी थी, आप सब लोग शामिल थे। अब तो वो निश्चिंत भी हो सकते हैं, चलो दिल्ली से तो 250 किलोमीटर दूर बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं। देखिए अजीत जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन पूरा हरियाणा इन्होंने सील कर रखा है। हरियाणा के तमाम रोडों को के ऊपर बैरिकेड लगाई हुई है और हरियाणा में बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड है। हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी जब परसों शहीद किसान शुभकरण सिंह जी की अंतिम अरदास थी, वहां पे हमने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे 2024 के चुनाव के आचार संहिता लगे, चाहे 2029 के चुनाव के आचार संहिता लगे, चाहे 2034 के चुनाव के आचार संहिता लगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम मजबूती से शांति के साथ यहाँ पे बैठे हैं, हम कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। और जिस दिन सरकार अपनी इस जुल्म और सरकार इस तानाशाही को कम करेगी, सरकार अपनी क्रूरता को कम करेगी, उस दिन हम दिल्ली जरूर जाएंगे। देखिए अजीत जी, सरकार मांगे मानने या ना मानने, ठीक है, वो सरकार का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा भी तो अधिकार है ना। अब हमने ये कहा कि भाई 6 तारीख को जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं उसके अलावा अन्य राज्यों से, हरियाणा पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से किसान बड़ी संख्या में अपने बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, के माध्यम से 6 तारीख से वो दिल्ली की तरफ चलना शुरू करेंगे। कुछ 6 को चलेंगे, कुछ 7 को चलेंगे, कुछ 8 को चलेंगे, लगातार ये दौर चलता रहेगा। तो अब ये जो सरकार ये कह रही है कि भाई हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है, वैसे आ जाइए, तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो 12 तारीख को जो मध्य प्रदेश, जो कर्नाटका के 200 किसान आ रहे थे जिनको मध्य प्रदेश में उतारा, वो तो ट्रेन से ही आ रहे थे, 200 किसानों का एक जत्था, वो तो ट्रैक्टर ट्रॉली से आ नहीं रहे। सच्चाई ये है, सरकार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, सरकार को किसानों से ही दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और अब देखिए, अभी यहाँ पे तमाम राज्यों से किसान हैं, उनके तंबू लगने शुरू हो गए हैं। तमाम दबाव होने के बावजूद उनकी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पे बिहार से किसानों के तंबू लगने शुरू हो गए हैं, राजस्थान से किसानों के तंबू लगने शुरू हो गए हैं, हरियाणा से तो कई दिन पहले ही किसानों ने अपने तंबू टेंट गाड़ के पक्की तैयारी करनी शुरू कर दी है। और बांस की झोपड़ियां भी बनवाई जा रही हैं, क्योंकि अभी आगे गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में बांस की झोपड़ी ही काम करेगी, वैसे त्रिपाल वाली झोपड़ी है वो काम नहीं करेगी। तो अब सरकार को ये सोचना है कि भाई सरकार हमारी मांगे पूरी करना चाहती है, नहीं करना चाहती। एक महत्वपूर्ण बात अजीत जी यहाँ पे ये है, देखो अगर सरकार ये सोच रही है कि हम किसानों के ऊपर लठ मारेंगे, किसानों के ऊपर गोलियां चलाएंगे और किसान कोई उसका कोई जवाब रिएक्शन नहीं देगा, तो ये सरकार की देखो गलतफहमी है। हम रिएक्शन देंगे शांतिपूर्ण तरीके का रिएक्शन, और वो रिएक्शन दिखेगा चुनावों के समय। अगर ये हमें दिल्ली अपने देश की राजधानी में नहीं जाने देते, तो अपने गांव में भी इनको नहीं घुसने देंगे। फिर काले झंडों से इनका स्वागत किया जाएगा, फिर इनसे सवाल जवाब भी करे जाएंगे, जगह जगह पूरे देश में इनका विरोध होगा। फिर भाजपा वाले ये ना कहें कि भाई ये किसान हमारा ही विरोध क्यों कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कर रहे। भाई किसानों के ऊपर गोलियां आप चलाओगे, किसानों के ऊपर लठ आप चलाओगे, तो स्वाभाविक सी बात है किसान भी उसी रेशो में आपसे सवाल जवाब करेगा, किसान भी उसी रेशो में आपका विरोध करेगा। जब आप किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे हो तो ये एक स्वाभाविक ऑटोमेटिक ये बात होगी। और
देखो, अगर सरकार ये देखना चाहिए, सरकार बार बार ये तर्क देती है कि भाई इसमें तो सिर्फ पंजाब के और हरियाणा के ही किसान हैं। हम एक बात कह रहे हैं, यदि सरकार ये देखना चाह रही है कि भाई देश का कितना किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो एक बार जो हरियाणा में इतनी पाबंदियां आपने लगा रखी है, जो कर्फ्यू जैसा माहौल बना रखा है, ये एक बार माहौल हटा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा में आंदोलन का कितना तापमान है और लोगों में कितना जोश और लोगों में कितना गुस्सा है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अभी संभल में हमारे साथियों ने बहुत बड़ा मार्च किया था, पैदल मार्च एमएसपी के लिए, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया उसको दबा देती है, मुख्य धारा की मीडिया उसको उठाती नहीं है। और सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम किसान नेताओं के घर पे पुलिस लगा रखी है, उनको घर पे ही नजरबंद कर रखा है, उनको तमाम लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। कर्नाटक के किसान हैं, तमिलनाडु के किसान हैं, जैसे ही वो ट्रेन के माध्यम से आगे चलते हैं और किसी भी बीजेपी शासित राज्य में आते हैं, वहां से ट्रेन से उतार के उनको साथ मारपीट करी जाती है, उनको डिटेन करके वापस ट्रेनों में बैठा दिया जाता है। तो जो ये पूरा जो माहौल है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अब सोचना तो सरकार को है कि भाई अगर आचार संहिता लग गई और आंदोलन यहाँ चलता रहा, किसानों की मांगे नहीं मानी गई, तो फिर निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में सरकार को भी इसका बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। औलख साहब, सवाल यही है जो मैं बार बार दिल्ली की सीमाओं पर जब आंदोलन चल रहा था तब भी मैं किसान नेताओं से पूछता था और हर बार वही जवाब मिलता था कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। वही सवाल फिर से एक बार किसान नेताओं से पूछा जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ये है कि ये लड़ाई अगर इस तरह से हाईवे पर, सड़क पर लड़ी जाएगी और ये हाईवे जाम है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक डाइवर्ट 100-200 किलोमीटर का डाइवर्जन है, तो बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कि ये किसान जब मर्जी होता है उठकर चले आते हैं, हाईवे बंद कर देते हैं और उसके बाद वहां पिछली बार 1 साल बैठे रह गए, फिर वो 2-4 महीने बैठ जाएंगे, उससे आम लोगों को परेशानी होती है, बोर्ड का एग्जाम है, दिक्कतें हैं। तो किसानों को के आंदोलन करने का ये तरीका, ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर बैठने का तरीका, ये सही नहीं है। और ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ऐसे दिल्ली नहीं जा सकते। अजीत रंजन जी, रही बात परेशानी की, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर के साथ लगते, जैसे खनौरी बॉर्डर के साथ लगते 40 से 50 गांव हैं, वो डेली वहां से अपने, चाहे हरियाणा के गांव है चाहे पंजाब के गांव है, सबसे ज्यादा तो अगर दिक्कत हो तो उन गांवों को होनी चाहिए ना, लेकिन वही गांव अपने गांवों से सुबह लंगर प्रसादाचार करके लेके आते हैं। खनौरी बॉर्डर के नजदीक वाले गांव खनौरी बॉर्डर पर लेके आते हैं, शंभू बॉर्डर के नजदीक लगते गांव चाहे हरियाणा के हैं चाहे पंजाब के हैं, वो हमारे धरनारत किसानों के लिए लंगर प्रसाद लेकर आते हैं और सुबह से लेकर देर रात तक चलते हैं। अगर परेशानी हो, परेशानी किनको है? परेशानी जो बीजेपी के लोग या दूसरे लोग हैं जिन्होंने फेसबुक, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के रास्ते किसानों को बदनाम करना है, उनको परेशानी है। और सोशल जो मीडिया पर ट्वीट करने वाले, ट्विटर पर और फेसबुक पर जो इन्होंने वो एक नैरेटिव सेट किया है, जो एकदम कोई बात डालता है तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं, उन लोगों को परेशानी है। लेकिन परेशानी, अगर हमने रोड जाम नहीं किया है, हमने हाईवे पर नहीं बैठे हैं, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हाईवे रोका सरकार ने। अब हरियाणा में कितने पुल हैं, नहरों के सारे बंद हैं, वहां तो किसान नहीं है ना, वहां क्यों परेशानी हो रही है? यहाँ तो हम शंभू खनौरी पर बैठे हैं, डबली में बैठे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं, ये पुल रोक दिया। और जो लिंक रोड है, छोटे रोड है, जहां पर किसान की कोई ट्राली नहीं है, किसान नहीं बैठा है, वो सारे बंद कर दिए हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद है। और रही बात, आप पहले कह रहे थे बातचीत की बात, पहले भी 2020 वाले आंदोलन में जनवरी के बाद नवंबर में प्रधानमंत्री ने जाके कहा था, बीच में कहीं बातचीत नहीं थी। लेकिन अब उस समय भी कहते थे एक फोन कॉल की दूरी पे है, वो कॉल तो ना नंबर दिया ना आज तक कॉल हुई। अब भी रोजाना दोबारा से वही जो है टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो अर्जुन मुंडा जी का बयान आ रहा है, भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो बात एंकरों से थोड़ा करनी है, बात टेलीविजन वाले चैनलों से थोड़ा करनी है, बात तो किसानों से करनी है। अगर आपने किसानों से बात करनी है, जैसे पहले किसानों को लेटर भेजा था, लेटर भेजिए, किसान बात करने के लिए तैयार है। डल्लेवाल जी ने भी कहा, सभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा भी बात सरकार करना चाहती है, बात करे। रही बात परेशानी की, तो हम खुद सड़कों पर बैठे हैं, इतनी ओलावृष्टि हुई, इतनी तूफान आया, बरसात हुई, ऊपर से तिरपालें उड़ गई, बरसात में हमने रात काटी, दिन काटा, तो हम कोई खुशीजत शौक से थोड़ा बैठे हैं, हम अपनी मानी हुई मांगों को मंगवाने के लिए बैठे हैं। तो इतनी मुसीबत में हम बैठे हैं,
गड़ेमारी हो रही है, गड़ेमारी में हम बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, इतनी सीधी गोलियां चल रही है, गोलियां का भी हम मुकाबला कर रहे हैं, बैठे हैं आगे से शांतिमय तरीके से। इससे बड़ा किसान क्या करेगा? किसान अपनी मांगों के लिए और क्या करेगा? क्या चाहती है सरकार? हमें बिल्कुल अलग थलग करना चाहती है। देश के हम भी नागरिक हैं, हम देश के एक तरफ तो कहते हैं हमारा, जब भी प्रधानमंत्री जी या नेता बोलते हैं हमारा कृषि प्रधान देश, तो कृषि किससे करवानी है? कृषि कॉर्पोरेट घरानों से थोड़ा करानी है, कृषि तो ये किसान ही करेगा। तो किसान से अगर खेती करवानी है तो किसान को खेती के लायक छोड़ना तो पड़ेगा। खेती तभी करेगा ना जब उसको कोई भरपेट खाना मिलेगा, उसकी फसलों के भाव मिलेगा तो ही कर पाएगा ना। इसलिए ये सरकार के हक की बात है। जो रही बात जैसे उसकी, आपने कहा ना, देखिए जैसे आपने कहा ना, औलख साहब आ रहा हूँ, डल्लेवाल साहब को कहीं जाना है, एक सवाल लूंगा डल्लेवाल साहब आपसे इसके बाद। लेकिन औलख साहब जैसे कहा ना, किसान तो तभी करेगा जब भरपेट खाना मिलेगा, फसलों के भाव मिलेंगे। तो हालांकि सवाल भी मैं किसान नेताओं से बहुत बार पूछता हूँ, ये आरोप बहुत सारे लोग जो सरकार समर्थक कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो अशोक गुलाटी से लेकर और बहुत सारे लोग ये लेख लिख रहे हैं, लिख चुके हैं पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जब से आपका आंदोलन शुरू हुआ लगातार, कि भाई ये तो पंजाब के किसान तो फिर भी कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पर उन्हें बेहतर कीमत मिलती है। 80 से लेकर 95% तक फसलें उनकी समय समय पर सीजन पर बिक जाती है एमएसपी पर। एमएसपी के सबसे अधिक बेनिफिशियरी किसान पंजाब के हैं, तभी इतने ट्रैक्टर से कई एकड़ की जोत और फसल की वजह से पंजाब के किसान यूपी बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में किसानों से बेहतर स्थिति में है। तभी बिहार का किसान वहां जो छोटी जोत का है वो मजदूर बनकर जाता है पंजाब में। तो लड़ाई ये पंजाब, जो जिसका जवाब पहले अभिमन्यु ने दिया, ये लड़ाई पंजाब हरियाणा के किसान लड़ते दिख रहे हैं। इसमें भागीदारी यूपी, राजस्थान या बिहार या देश के बाकी किसानों की नहीं है। आप भले कहें देश भर के किसान, देश भर के किसान। देखिए अंजुम जी, पहली तो बात जो आपने कहा कि पंजाब के अंदर फसलें बिक भी जाती हैं, पंजाब के और दूसरी स्टेटों का किसान की जो दशा है उसके ऊपर आपने बात कही है। देखिए पहली तो बात ये क्लियर कर लें कि पंजाब का किसान भी सक्षम नहीं है। अगर पूरे देश के किसान की इनकम का इन्हीं का आंकड़ा उठाओगे तो 26 रुपए एक फार्मर का डेली का उनकी दिहाड़ी पर उनकी वेज पड़ रही है। तो ऐसे हालात में पंजाब का और हरियाणा का, और जहाँ हम मध्य प्रदेश या बिहार की बात करें तो किसी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक बात, इतनी बात जरूर है कि जिस तरीके से जिन कानूनों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, वो बिहार में 2005 से वो मंडी उड़ा दी गई, खत्म कर दी गई। उन लोगों को पहले से मंडी खत्म हो गई जी, उनको पहले से वो मार झेलनी पड़ रही है बेचारों को, और इसीलिए तो पूरे देश की लड़ाई उस समय लड़ी गई। और आज जो हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं अंजुम जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझने वाली है कि हम ये चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। एमएसपी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका मतलब ये है कि सरकार हमें जो भाव देती है, एमएसपी अनाउंस करती है कि अगर आपकी लागत के अनुसार अगर आपको भाव मिलता है मार्केट के अंदर तो बेचिए, अगर नहीं मिलता तो कम से कम भाई इतने रेट पे तो हम खरीद लेंगे, ये निकलता है। तो देखिए, अगर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब भी आप अच्छी तरह मेरे से ज्यादा समझते हो, जब ये रेट देते हैं वो कम से कम दिया जा रहा है, तो कहीं का भी देश के किसी भी कोने में बैठा किसान आपको समर्थ नजर नहीं आएगा। सभी की दशा सेम है, सभी का हालात यही है कि सभी उसी तरीके से पिस रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि पंजाब और हरियाणा का ही क्यों, दूसरी स्टेटों से लोग क्यों नहीं आ रहे, वहां पे आंदोलन क्यों नहीं नजर आ रहा? आप देखिए, जैसे अभिमन्यु कुहाड़ ने बात कही, बिहार का किसान घर से निकला, दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, रास्ते में रोक लिया। कर्नाटका का किसान घर से निकला, केरला का किसान घर से निकला, भोपाल में उतार लिया गया। हमारा यूपी के साथी घर से निकले और अलग अलग जगहों पे उनको डिटेन किया गया और जेल में भेज दिया गया। देखिए 100-200 लोग ट्रेन से, बस से आना अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आंदोलन पिछली बार भी हुआ, जिस तरह से अभी आप
इतने सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर के साथ किसान आए, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो आंदोलन या उस तरह का आक्रोश या उस तरह की भागीदारी दूसरे राज्यों के किसानों की नहीं दिखती है, ये बार बार कहा जाता है। नहीं अंजुम जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखना, अभी आपने कि थोड़े दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आपको यहीं पे देखिए, जब तक आंदोलन टिका ही नहीं था कभी, तो अदर स्टेटों वाले भाई आकर बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? दिल्ली में सरकार घुसने नहीं दे रही, वो दूसरे बेचारे आए तो कहां आए? अभी आपने देखना 2-4-5-7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बॉर्डरों के ऊपर आपको बिहार भी नजर आएगा, आपको यूपी भी नजर आएगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी स्टेट्स वहां पे आपको नजर आएंगे। अभी आपके चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे, हरियाणा के किसानों के वहां पे झोपड़ियां लग चुकी हैं, वो अभी आपने दिखाई हैं। तो पूरे देश के किसान इसमें अभी अभी आपको नजर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब अच्छा, पीड़ित चलिए है, एक छोटा सवाल आपसे, उसके बाद मैं अमरजीत और बाकी लोगों के पास जाऊंगा। ये सवाल भी मैं पूछता हूं बार बार, लेकिन फिर वो सवाल, चूंकि अब आपके आंदोलन का 22 दिन हो गया डल्लेवाल साहब भाई, एक संयुक्त मोर्चा है जिसमें राकेश टिकैत, राजेवाल, उग्राहा और बहुत सारे संगठन, दर्शनपाल वो संगठन है जिसमें आप भी थे, आप लोग भी उसके हिस्से थे जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, और बाकी किसान संगठन है। तो जब ये लड़ाई अब यहां तक पहुंच गई कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, 22वां दिन आज है, तो आप लोग पहले आपस में बात करके एक संयुक्त मोर्चेबंदी पर सहमति क्यों नहीं होती? आप अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग बयान दे रहे हैं, वो अलग कॉल उग्राहा दे रहे हैं, संयुक्त मोर्चा अलग दे रहा। तो पहले तो लगता है कि आपकी मांग कॉमन है, किसानों के लिए मांग है, लेकिन आपके मोर्चे अलग अलग है, हर मोर्चे का कॉल अलग अलग है। अंजम जी, सबसे पहली तो बात यह है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन इसी आधार पे अलग अलग होती हैं कि सभी की विचारधारा अलग अलग होती है। आपको पता होगा कि पिछला आंदोलन जब लड़ा गया था, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिससे सवाल पूछ रहे हो, वही इंसान था जिन्हें पूरा जोर लगाकर सभी को एक जगह पे इकट्ठा किया। चुनाव आया, चुनाव आने के बाद उस एकता को खराब करवा दिया गया और सरकार के माध्यम से वो एकता हमारी बर्बाद कर दी गई। और अब भी हमारा यही है कि देखिए, पिछला आंदोलन जो हमने जीता है वो इस एक एसकेएम को नॉन पॉलिटिकल के रास्ते पर चलाकर ही जीता गया। आंदोलन को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखकर चलाया तो जीता गया, और वही आधार, वही उसी धारा के ऊपर अब भी हम काम कर रहे हैं। इसको पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल रखकर चलने का हमारा प्रयास चल रहा है, और हमने एक चौकटा तैयार किया हुआ है, कमेटियां बनी हुई हैं, सभी के साथ उसके ऊपर जो उसको साथ सहमत होकर काम करने की बात करता है, उस सबके साथ चर्चा हो रही है। अभी अभी पिछले दिनों एक यूपी का संगठन है, उन्होंने लिखकर भेजा हमें बाकायदा, और पंजाब के 3 संगठन है, उन्होंने लिखकर रिटर्न में भेजा कि आपकी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की शर्तें हम मानते हैं, मानकर आपके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो हम भी उस पर विचार कर रहे हैं कि ठीक है भाई, जो हमारे शर्तें मानकर इस आंदोलन का पार्ट बन रहा है तो ठीक बात है, लेकिन डर ये इस बात का होता है कि एकता कहीं बिखर ना जाए। सभी भाइयों को साथ लेकर चलने का प्रयास पहले भी था, अब भी चल रहा है, और सभी को साथ लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा, बिहार पिछली बार नजर नहीं आ रहा था, इस बार बिहार से 3 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आ चुकी हैं। आंध्र प्रदेश पिछली बार नजर नहीं आ रहा था, आंध्र प्रदेश से 2-3 संगठन हमारे साथ आ चुके हैं। तो तमिलनाडु से संगठन आ चुके हैं, केरला, कर्नाटका, सभी स्टेटों से लोग इस आंदोलन का पार्ट बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जेकर 200-250 के उससे ज्यादा संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, तो सभी ने एक विचारधारा को मानकर ही जुड़े हुए हैं ना, तो उसी तरीके से सब कुछ मिलाकर चलाने का हम प्रयास आगे भी जारी है, करते रहेंगे। अमरजीत मोड़ी साहब, जैसे 21 तारीख को जो हुआ दिल्ली कूच की, जैसी आप लोगों ने तैयारी की थी, पोकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स, चूंकि मैं भी 21 फरवरी को वहां था शंभू बॉर्डर पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ खनौरी बॉर्डर पर, गोली भी चली, एक शुभकरण सिंह, एक युवा किसान 22-23 साल का, उसकी मौत भी हुई, और उसके बाद मातम जैसा माहौल भी, और भी कुछ किसानों को गोलियां लगी। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि 12 पुलिस वाले भी जख्मी हुए।
तो अब सवाल उठता है कि यहां से क्या ऐसा द्वंद्व किसान संगठनों को लग रहा है कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब यहां से क्या करें, अगला कदम क्या हो। इसलिए आप लोग कैच 22 सिचुएशन में है। तब आपको लगा होगा कि हम किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर डटे रहकर हम सरकार को झुका लेंगे, और तभी चौथे दौर तक की बातचीत हो गई। अब सरकार ने आपको छोड़ दिया है, तो कहीं डेड एंड जैसी स्थिति इस आंदोलन के लिए फिलहाल है क्या, तात्कालिक तौर पर ही सही, इसलिए आप लोग रास्ता तलाश रहे हैं कि अब क्या करें। देखिए अंजुम जी, मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि ठीक है, सरकार अपने हथकंडे अपनाती है, लेकिन पहले भी जब हमारा पिछला आंदोलन था, हर रोज महसूस होता था, कई बार मीडिया के माध्यम से भी, आंदोलन तो 26 तारीख को समाप्त हो गया, उसके बाद सरकार ने कोई बातचीत नहीं की और लगा कि ये टूट जाएगा। लेकिन यह जो पब्लिक है, ठीक है, हम कुछ चेहरे आपके सामने हैं, लेकिन हर गांव के अंदर, हर एरिया के अंदर, हर वर्ग का जो हमें सहयोग है, वो हमारे आंदोलन को मजबूत करता है। इस तरह से कोई भी कमजोरी नहीं है। पहले भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, सरकार सोचती है हम बात नहीं करेंगे, ये डर जाएंगे, फिर हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन हम अपनी हर रणनीति के तहत अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हर गांव तक, हर हर घर तक अपनी पहुंच करते हैं, हर संगठन के साथ पहुंच करते हैं। जैसे डल्लेवाल जी ने कहा, सभी संगठनों के साथ भी बातचीत है। वो भी जब इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन करेंगे, जब उनके साथ भी जो जाब्ता हमारा है, जो हमारा संविधान है आंदोलन लड़ने का, इसी तरीके से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है। हम आपको हर रोज नई अपडेट भी देते हैं, हर रोज रणनीति भी नई बनाते हैं। पूरे देश के संगठन इसके अंदर शामिल हैं। किसी तरह से कोई कमजोरी या फंसने वाली बात नहीं है। फंस तो सरकार रही है, और सरकार को इतना फंसना मुश्किल हो जाएगा इससे निकलने के लिए, अगर वो समय के ऊपर डिसीजन नहीं लेगी। हमारे पास तो रणनीति रोज नहीं है, हमारे पास लंबा एक्सपीरियंस है। सरकार के पास इतना लंबा एक्सपीरियंस हमारे साथ लड़ने का नहीं है। पहले भी सरकार झुकी, अब की बार भी सरकार झुकेगी। जो हमारा पिछला आंदोलन था, वो आंदोलन था, हमारे ऊपर एक इन्होंने कानून थोप दिए थे। लेकिन अब की बार लड़ाई है एमएसपी गारंटी के कानून बनवाने की, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने की, प्राप्ति की, आर्थिक तंगी दूर करने की। अब हर किसान पिछले आंदोलन के अंदर जागरूक हो चुका था कि हमें एमएसपी गारंटी चाहिए, एमएसपी जो सरकार देती है उसके ऊपर हमारे देश की किसान की फसल बिकनी चाहिए। तो बात को किसान समझ चुका है, बात समझने की है, वो लोग समझ चुके हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर आए भी किस तरीक को, जब भी आपने जज्बा देखा लोगों के अंदर, किसान आगुओं ने रोका लोगों को कि आप पीछे हटें, नुकसान हो सकता है। जिसका हमें खदशा था वो हुआ भी खनौरी बॉर्डर के ऊपर। इसी वजह से डल्लेवाल जी ने, पंधेर साहब ने, जो भी लीडरशिप थी किसान मजदूर मोर्चा की, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की, उनकी सूझवानता के कारण हमारे सैकड़ों लोग शायद और भाई शुभकर्ण की तरह शहीद होते, जो सरकार की मंशा थी। लेकिन इनकी सूझवानता के कारण हमने वो नुकसान होने से बचाया है। आंदोलन आज भी हमने फिर अगर लोगों को बुलाएंगे, लोग आएंगे, और आज तक हर एक गांव से पूरा समर्थन है। जैसे लखविंदर जी ने कहा, जो समस्या लोगों को आ रही है आने जाने की, लेकिन आसपास के गांव किस तरह से सेवा कर रहे हैं, वो आंदोलन के अंदर आकर आप देखें। पिछली बार हमारे संगठनों का काफी खर्चा हुआ था, लेकिन अब की बार तो लोग जो पंजाब के बॉर्डर के पास हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं आंदोलन को मजबूत करने के लिए। फंसी हुई तो सरकार है, ये तो जी। सरकार निकलना है। हम तो अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिन प्रतिदिन, हरियाणा के अंदर भी देखना आपको, 2-4 दिनों के अंदर सरकार कितना दबाव बनाएगी, कितना प्रेशर बनाएगी, ये सोचते भी हम लोगों को दबा लेंगे। लेकिन जो भी आपके सामने आएगा, आंदोलन सफलता की ओर है। हम आपके साथ पूर्ण विश्वास के साथ बात कर रहे हैं। कोई हमारी बात ऐसी नहीं है तो ग्राउंड के ऊपर हम खाली मीडिया के अंदर बोलकर चले जाएंगे। हम अपने जो मजबूती के लिए लगे हुए हैं दिन प्रतिदिन। देखना, आंदोलन सफलता की ओर है, लोगों का सहयोग इसके अंदर है, और सभी संगठन जितने भी साथी किसानों के भले के लिए चाहते हैं, वो इसमें बिना शर्त भी आए हैं, और उन्होंने चलिए। सब कुछ त्याग दिया है। हाँ। इसलिए घबराने की बात नहीं, घबराने की सरकार सरकार देखे आंदोलन के वक्त इलेक्शन कैसे लड़ेगी। जब किसान सड़कों के ऊपर बैठा तो किसानों को गोली से भुना, 400 से ऊपर ज्यादा किसानों को इंजर्ड किया, इनकी जवाबदेही सरकार ने देनी है।
हमने नहीं देनी। सरकार को पता लगेगा पूरे देश के अंदर आंदोलन है कि नहीं है। आप साथियों से भी अपील है, निवेदन है, देखना हर एक गांव से, हर एक सीट से एमपी की, हर एक हलके से इनको हमारे आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल सरकार को है। चलिए मोदी साहब, वो देखते हैं चूंकि लोकसभा चुनाव होना है 2 महीने में, क्या होगा। एक छोटा और जवाब ले लेता हूँ, चूंकि आप लोग को भी कहीं आज मतलब डल्लेवाल साहब को जाना है, आप लोग भी मोर्चेबंदी में सुबह से शाम तक होते हैं। अभिमन्यु कोहाट, जो 6 मार्च को आप लोगों का दिल्ली कूच का ऐलान है बसों और ट्रेनों से, तो क्या आप सब जो किसान नेता हैं, आप लोग भी कहीं से ट्रेन से, कहीं स्टेशन से दिल्ली की तरफ चलेंगे? और रोकेगी तो प्रिवेंटिव अरेस्टिंग होगी, क्या होगा पता नहीं। देखिए, जो मैंने कहा कि जो किसान और जो किसान नेता बॉर्डरों के ऊपर हैं, हरियाणा के, पंजाब के, उनके अलावा जो अन्य स्टेट है, वहां की लीडरशिप वहां के किसानों के साथ चलेगी। 6 तारीख से वो चलना शुरू होंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और क्लियर करूं अजीत जी, आप देखिए, सरकार, अर्जुन मुंडा जी टीवी पे तो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, मुद्दों का हल करेंगे, लेकिन उनकी करनी और कथनी का अंतर देखिए। उन्होंने लखीमपुर से उस व्यक्ति को दोबारा लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया जो व्यक्ति 120B का दोषी है, जिस व्यक्ति के बेटे ने 4 किसानों और एक पत्रकार को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचला। तो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। हो सकता है कि 2029 में नहीं तो 2034 के लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी वाले उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट अधिकारी को भी लोकसभा चुनाव की टिकट दे सकते हैं, विधानसभा की टिकट दे सकते हैं, जिसने 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पे गोली चलवाई थी। ये भी संभव हो सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, ये बात सही है आपकी। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे 1939 का एपीएमसी मंडी एक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप वो लिस्ट निकालोगे कि किस प्रदेश के किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, तो आप वो देखोगे उसमें आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ही ऊपर आते हैं। यहाँ का किसान कर्जदार भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा नुकसान की खेती, सबसे ज्यादा कर्जे की खेती यहीं का किसान कर रहा है। और देखो, आप एग्रीकल्चर का जो आज मॉडल है, उस एग्रीकल्चर के मॉडल में समस्या है। अब एक छोटी सी मैं समय लूंगा आपको। अभी WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक थी अबू धाबी में, वहां पे मंत्री जी गए थे, पीयूष गोयल जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मैं मानते हैं हम ये बात कि सही दिशा में एक कदम उठाया उस मिनिस्ट्रियल बैठक में सरकार ने वहां पे कहा कि भाई, जो आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जो ये वॉल्यूम वाइज 10% की लिमिट लगा रखी है, WTO इसको अमेंड करे, इसमें बदलाव करे और इसको सही तरीके से दुरुस्त करे। भारत समेत 47 देशों ने ये लेटर मूव किया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये 10% का जो ये पीस क्लॉज, जो ये टेम्परेरी क्लॉज है, इसको परमानेंट किया जाए। तो हम ये कह रहे हैं, आप WTO के अंदर जो इस तरह के नियम कानून है, आप सबका खुल के विरोध कीजिए। आप कह रहे हो कि जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है उनको मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आप उसी तरफ ये भी कहिए ना कि भाई, जो MSP है, उस MSP को हम टेम्परेरी की बजाय उसको हम गारंटेड करेंगे। तो भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़े और उसको अंजाम तक लेके जाए। जैसे अभी इन्होंने 20 तारीख को कहा कि भाई, हम गन्ने का FRP ऑफ सीजन में 25 रुपया क्विंटल बढ़ाते हैं पूरे देश में। कदम वो सही दिशा में है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है। और डिमांड से ज्यादा, जैसे डल्लेवाल जी कहते हैं, कि जो सरकार के वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और अंत में मैं एक ये बात कहना चाह रहा हूं अजीत जी, देखो, पूरे देश को समझना चाहिए, 7 नवंबर 2020 को गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब में जब संयुक्त किसान मोर्चा नाम रखा गया था, तो उस समय ये बात तय करी गई थी। उस मीटिंग में डल्लेवाल साहब और हम सब मौजूद थे। उस मीटिंग में ये बात तय करी गई थी कि संयुक्त किसान मोर्चा चुनावी राजनीति से दूर रह के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, कॉमन मिनिमम एजेंडा पर। तो कौन लोग हैं जिन्होंने उस सोच पे पहरा दिया? SKM तो वो है ना, किसान मजदूर मोर्चा, SKM गैर राजनीतिक में तमाम वो लोग हैं जिन्होंने उस 7 नवंबर 2020 के फैसले पे अमल किया और चुनावी राजनीति से दूर रह के भाग लिया। और मैं पहले भी आपके इस प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, आज भी हम कह रहे हैं, हमारे दोनों फोरम के लीडर बैठे हैं, हमारे दोनों फोरमों के लीडर को ना तो माइक चाहिए, ना मंच चाहिए, ना मीडिया चाहिए, ना ही सरकार के साथ कोई मीटिंग चाहिए। हमारे दोनों फोरमों के रूल रेगुलेशन को मान के जो भी किसान संगठन आना चाहता है इस आंदोलन में, हम उनका हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। माइक भी उनका होगा, मंच भी उनके पास होगा, मीडिया के सामने भी उनको बैठाएंगे, सरकार की मीटिंगों में भी वो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। हमारा तो एजेंडा सिर्फ इतना है कि हमारी 12 मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारे दोनों फोरम का एक एक लीडर
कार्यकर्ता के तौर पे हम दरी बिछाने का काम कर लेंगे। लेकिन जो भी आए इस आंदोलन में, हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो छोटे छोटे जो नियम बना रखे हैं दोनों फोरमों ने, उन नियमों को मान ले। उसमें दिक्कत क्या है? जैसे डल्लेवाल साहब ने कहा, कुछ संगठन आए हैं, उन्होंने लिखित में दिया है कि भाई हम इन नियमों को मानेंगे, और दोनों फोरमों को अगर लगेगा कि भाई हम इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कोई भी कदम उठा सकते हैं। अगर उन नियमों का उल्लंघन अभिमन्यु कुहाड़ या उनका संगठन करेगा तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा संगठन है, संगठन से बड़ा फोरम है, और फोरम से बड़े आंदोलन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को अलग अलग अपने कार्यक्रम में जाना होगा, तो आप सभी किसान नेताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत लगातार होती रहेगी जब तक आप शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर पर या इस आंदोलन को जब तक आप लोग नेतृत्व देते रहेंगे या जब तक आंदोलन चलता रहेगा, तो एक पत्रकार के तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज सरकार तक, देश तक, दुनिया तक और उन तमाम लोगों तक पहुंचे जो जानना चाहते हैं कि आपकी मांग क्या है और क्यों अपनी मांगों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल मेरे इस वीडियो में शामिल होने के लिए आप सभी का, मेरे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सभी किसान नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार डल्लेवाल साहब, नमस्कार औलख साहब, अभिमन्यु, और थोड़ी बातचीत कम हो पाई उसके लिए भी माफी। नमस्कार।